नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में केकेसी कॉलेज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन मनन भी भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रासंगिक है। पंडित दीनदयाल के कारण ही गांव, गरीब, किसान और महिलाएं राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल हुए। सीएम ने इसके साथ ही कहा कि एक ओर जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हम उनका स्मरण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने उनकी जयंती को अपने सदस्यता अभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। महान चिंतक, विचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार की वरिष्ठ मंत्री जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, रामचंद्र प्रधान जी, मोहसिन रजा जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, इस बूथ के अध्यक्ष श्री मनीष जी, पार्षद सुशील तिवारी जी, सरदार प्रविंदर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम अंत्योदय के प्रणेता, जिनकी दृष्टि और जिनके विजन के कारण गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यह विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक एजेंडे के हिस्से बने, ऐसे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित जी ने आज से 60-70 वर्ष पहले जो जीवन दृष्टि अपने विचारों के माध्यम से भारतीय राजनीति को दी, उनका वह चिंतन, उनका वह मनन आज भी न केवल भारतीय लोकतंत्र के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के द्वारा प्रारंभ कर किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर उनका वह चिंतन देखने को मिलता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि उनके चिंतन में गांव, गरीब, किसान, दबे कुचले समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ ही महिलाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि है। उसमें दृष्टि भी है तो उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उस तबके के लिए एक सहानुभूति भी है। हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो। आर्थिक प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर
चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के माध्यम से की जानी चाहिए। यह जो एक दृष्टि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 70 वर्ष पहले भारतीय राजनीति को दी थी, वह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग कोरोना महामारी रही हो या उसके उपरांत फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 12 करोड़ घरों में देश के अंदर शौचालय बन जाते हैं। इसी का परिणाम है 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध हो जाता है। इसी का परिणाम है 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल जाते हैं। इसी का परिणाम है 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होता है। यह जो दृष्टि है, यह समाज को समग्र रूप से विकास के पथ पर अग्रसर करने, सामाजिक विकास के माध्यम से सांस्कृतिक उत्थान और राष्ट्र के समग्र विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाने का है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस विजन को जमीनी धरातल पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उतार करके एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक और जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी आज जो दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहा है, पंडित जी की इस पावन जयंती को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता महाअभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और मैं धन्यवाद दूंगा महानगर लखनऊ की टीम को, जिन्होंने लखनऊ के हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। आप सब इस बात को जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि चुनाव जिले में नहीं, संसदीय क्षेत्र के स्तर पर या विधानसभा के स्तर पर नहीं लड़ा जाता है। वास्तव में चुनाव का पूरा क्षेत्र होता है, वह बूथ होता है। बूथ जीता तो चुनाव जीता। बूथ अगर आपका मजबूत है तो चुनाव आपके पक्ष में है। और आज उस बुनियादी बात को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई है। इस सदस्यता महाअभियान का क्रम निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, न केवल लखनऊ में बल्कि प्रदेश के सभी शासकीय 75 जनपदों में और संगठन के 98 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने की होनी चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक उस व्यक्ति को जो भी भारतीय जनता पार्टी के मूल चिंतन, मूल्यों और आदर्शों के साथ जुड़ा हुआ है, डबल इंजन सरकार की योजनाओं के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ये सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज के सदस्यता महाअभियान के अवसर पर लखनऊ की पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने आज यहां सदस्यता प्राप्त की है, उन सबको भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगर हम में से हर व्यक्ति तय करे कि हमें अपने टारगेट के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, तो वह निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए, देश के लिए, प्रत्येक बूथ के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आज के इस अवसर पर इस सदस्यता महाअभियान के लिए प्रदेश के सभी कोटि कार्यकर्ताओं को, संगठन को और आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों को मैं एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अपने संबोधन के दौरान एशिया और दुनिया के भविष्य को आकार देने में भारत चीन संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। Political and even demographic weight of individual members of the global order has shifted to a point where many of us believe that today we are actually at an inflection which really makes a very compelling case for reforming the global order, especially the United Nations. Now, when I speak about rebalancing, I think Asia has been very much key to that rebalancing. When we talk, if one looks, for example, at the top 20 economies of the world, there are many more Asian economies in that than there were a few decades ago. And even if one looks into, say, among the 20, the Asian ones have really risen much more strongly and impactfully. And among them, of course, is India, which was a decade ago the 10th largest economy in the world, currently the 5th, likely to be the 3rd by the end of the decade. A second word which would occur to me when I again try to describe the world would be multipolarity. And this is a consequence of rebalancing. Multipolarity in the sense that there are many more independent centers of decision making in the world. And what it does is it really shifts international politics more in the direction of finding convergences and overlaps, and that actually has an impact on the global architecture. That from what was in the initial years of the UN, a very much more bipolar world, which briefly went into unipolarity. Today, we are looking really at a global landscape which is much more regional, which is, as I said, much more characterized by countries who have their strong interests and which have the ability to pursue that interest. And so a lot of what we see in terms of the world is really how does the politics of convergence play out. And a third word which would occur to me is plurilateralism. It's a very ugly word, but it in a sense, describes a world beyond bilateral relations, but which are short of multilateral. That where countries form combinations based on these convergences and overlaps that I've talked about. And you have really this phenomenon of groups of countries coming together for often a limited agenda, sometimes in a agreed theater to pursue their interests. Now, and again, to me, a very visible example of that would be the Quad, which has been an increasingly, I would say, growing present platform in the Indo-Pacific, and what you described, Ambassador, in the Quad Summit in Wilmington, which just took place, I think, is the latest step in the growth of that platform. Now, rebalancing, multipolarity, plurilateralism, they describe a world which is changing, but they don't fully capture a world which has been subjected to repeated shocks. And those shocks actually today have hastened the transformation the world is going through. And the shocks include COVID. The shocks include a world which is witnessing multiple simultaneous conflicts. A world that is seeing intense
and very disruptive climate events. So you could say, in a way, the world is changing. Asia is very much at the cutting edge of that change. Within Asia, India is part of leading that change. But that change is today stretching the fabric of the global order, and these shocks which I have described have been stress points on that. And there are two particular aspects in terms of the global economy which I would highlight. One is the supply chain challenge, where what COVID, conflicts and climate events have taught us is the need for more resilient and reliable and redundant supply chains. And what that is doing is really, in a way, reorganizing the international economy. So it's not just the global order which is changing, but the international economy as well. And here again, I would point out that Asia is both a player as well as an arena for that transformation. The second characteristic of the international economy is, of course, its digital feature. And the digital era actually calls for much more trust and transparency. So when we look at economic relationships today, there is a security filter through which today businesses are increasingly being viewed. And here again, I would say Asia will experience that digital dilemma perhaps much more sharply than many other regions of the world. So what does all this mean for India? I would sum it up in 6 or 7 points. One, an India which is rising has to prepare to rise amidst volatility and unpredictability. That typically when countries rise, big powers rise, they hope really for congenial circumstances. We know that we are not going to get that. And we have to factor that, hardwire that into our planning as we prepare to rise. In that rise, obviously, what is crucial for us is how much more rapidly and impactfully we can regionalize the subcontinent and South Asia. And to do that, we have really over the last decade been pursuing a policy of focusing on the neighborhood in a non-reciprocal, very generous way, so that we can actually drive particularly the infrastructure and the economic regionalization of our part of the world. The third point I would make is about India and China. I think the India-China relationship is key to the future of Asia. In a way, you can say if the world is to be multipolar, Asia has to be multipolar. Therefore, this relationship will influence not just the future of Asia, but in that way, perhaps the future of the world as well. We have long pursued what we call the Act East policy with ASEAN at its center. But again, in the last decade, we have seen that mature into something beyond the ASEAN. So I would argue that the arrival of Indo-Pacific as a strategic concept is actually the success of the Act East policy and the extension of India's interests today all the way to Australia, which is for us today a very crucial Quad partner. I know the Asia Society's traditional interest in Asia generally stops at India, but I would also make the point that India's ties with the Gulf have again dramatically changed in the last decade. And I would particularly point to some interesting connectivity proposals, initiatives which are on the table, most notably the IMEC, the India, Middle East, Europe Economic Corridor. And I point to it because what it does is, in a way, it connects the Atlantic to India, Europe through the Arabian Peninsula to India. And we are in turn trying, obviously with a lot of challenges in front of us,
to also build a connectivity to the Pacific through Myanmar, which is called the Trilateral Highway. So it is conceivable, perhaps by the end of the decade, that you could actually have land-based, primarily land-based connectivity all the way from the Atlantic to the Pacific, which runs through Asia, and which will have obviously very profound strategic and economic consequences. And finally, I would say what we are seeing, which is a return of history, that the growth, because you have in India recovering from the COVID, posting 8% growth again, very confident that it has perhaps multiple decades of that level of growth ahead of it. And such an India preparing to invest in its own region, in its extended neighborhood, which is very much at the cutting edge of globalization, I think in a way is retaking its place in history. So when I picked the title of India, Asia and the World, I was gently suggesting that perhaps there was a greater centrality to India and the future than we've had in the last few decades, and that would represent a return of history. So perhaps some of these thoughts might be sufficient to provoke Danny into a conversation, and then I'd really welcome interacting with all of you. Thank you very much. Well, thank you so much, Minister. It's wonderful having you here, as President Kang said, during such a hectic week. It's great to have you back at Asia Society, and I thank you very much for your thoughtful remarks. I'll do my best to. फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Next channel, Shri Brij Mohan